नमस्ते। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज एक पॉलिसी एनालिस्ट का नजरिया अपनाते हुए हम मई 2026 में पश्चिम बंगाल में हुए उस बड़े और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को समझेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। स्थानीय व्यापारियों, इन्वेस्टर्स और मार्केट के ट्रेंड्स को ट्रैक करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया प्रशासन अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रहा है। हम उपलब्ध डेटा और स्रोत सामग्री के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि इस नई सरकार का वाणिज्य और लोकल बिजनेस पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के इस विश्लेषण के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव, 2 डबल इंजन की थ्योरी, 3 उद्योग और बुनियादी ढांचे के लक्ष्य, 4 कानून व्यवस्था और कृषि, 5 स्वास्थ्य सेवा और कार्यबल पर प्रभाव और आखिर में 6 आगे की राह। बस यही हमारा आज का पूरा रोड मैप है जिसे हम इस आर्थिक स्थिरता को ट्रैक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। अब देखिए, आज के मार्केट ट्रेंड्स और व्यापारिक संभावनाओं को समझने के लिए इस बदलाव के ऐतिहासिक महत्व को समझना सबसे जरूरी है। अगर हम दशकों पुरानी राजनीतिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1977 से 2011 तक वाम मोर्चे यानी लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा। फिर 2011 से 2026 तक टीएमसी का प्रशासन चला, लेकिन मई 2026 में पासा पूरी तरह पलट गया। पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्षेत्रीय हितधारकों और बड़े व्यापारिक घरानों के लिए यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये नई पॉलिसीज और प्राथमिकताओं के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, डबल इंजन की थ्योरी। डबल इंजन सरकार, ये शब्द राजनीतिक बहसों में आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन है। इसे समझने के लिए एक भारी मालगाड़ी की कल्पना करें जो एक खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही है। अगर ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे हों जो एक ही दिशा में पूरी ताकत लगा रहे हों तो ट्रेन बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, है ना? ठीक इसी तरह सिद्धांत के रूप में जब दोनों स्तरों पर राजनीतिक तालमेल होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी मंजूरी मिलती है और केंद्र से अधिक फंड भी सुरक्षित किया जा सकता है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कम लालपीताशाही और बड़े प्रोजेक्ट्स का जमीन पर तेजी से उतरना। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तीसरे भाग पर, उद्योग और बुनियादी ढांचे के लक्ष्य। लोकल इकोनॉमी से जुड़े स्टेक होल्डर्स के लिए ये हिस्सा सबसे अहम है। नई सरकार ने कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। उनका पूरा फोकस एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विस्तार करने पर है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजमार्गों और रेलवे नेटवर्क का अपग्रेडेशन हो रहा है और कोलकाता के साथ साथ बाकी जिलों में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की तैयारी है। जाहिर है, बिजनेस को फैलाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरी केंद्र सबसे बुनियादी जरूरत होते हैं। जमीनी स्तर पर इसका सीधा असर पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए देखा जा रहा है। ये योजना सीधे तौर पर बढ़ई या लोहार जैसे पारंपरिक कारीगरों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए वित्तीय ऋण और आखिर में कारीगरों के व्यापार की असली वृद्धि। ये सिर्फ रोजगार ही सुरक्षित नहीं करता, बल्कि ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में लोकल वाणिज्य को भी नई रफ्तार देता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, कानून व्यवस्था और कृषि। किसी भी व्यापार को फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है। यहाँ 2 बहुत ही जरूरी पहलुओं को एक साथ देखा जा सकता है। बाई ओर है सख्त कानून व्यवस्था सुधार, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, महिला सुरक्षा पैनल और नौकरी भर्ती के लिए पारदर्शी ओएमआर प्रणाली। ये कदम मार्केट में भरोसा कायम करने के लिए उठाए गए हैं। और दाई ओर है ग्रामीण विकास की पहलें, सिंचाई नेटवर्क का विस्तार, फसल बीमा कार्यक्रम और बेहतर ग्रामीण सड़कें व भंडारण। चूंकि बंगाल की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए ये समर्थन बहुत मायने रखता है। एक सुरक्षित माहौल और एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिलकर स्थानीय व्यवसायों के लिए एक बहुत ही शानदार उपभोक्ता आधार यानी कंज्यूमर बेस तैयार करते हैं। चलिए अब 5वें भाग में देखते हैं, स्वास्थ्य सेवा और कार्यबल पर प्रभाव। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है।
अगर हम पुरानी राज्य वेतन संरचना और नई केंद्रीय समानता को कंपेयर करें तो इसका सीधा मतलब है कि शिक्षकों, पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों की सैलरी का अंतर अब खत्म हो जाएगा। जब इतने सारे लोगों की आय बढ़ती है तो लोकल इकोनॉमी में एक जबरदस्त परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति आती है। लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, जो कि रिटेल और कंज्यूमर मार्केट के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से भी एक बड़ा आर्थिक बदलाव आ रहा है। अब राज्य की पुरानी प्रणालियों को हटाकर करोड़ों निवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत विशाल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लाया गया है। एक बिजनेसमैन के नजरिए से सोचें तो इसका क्या फायदा है? जब लोगों को अचानक आने वाले भारी मेडिकल खर्चों की चिंता नहीं होती तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है। वो पैसा वे बाजार में दूसरी जगहों पर खर्च कर सकते हैं। साथ ही इससे एक स्वस्थ और कहीं अधिक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी तैयार होती है। स्वास्थ्य और वेतन के अलावा कुछ और योजनाएं भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की पहल से उनका घर से बाहर निकलना आसान होगा, जिससे वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत सब्सिडी वाले जरूरी सामानों से कम आय वाले परिवारों का रोजमर्रा का खर्च कम होगा। इकोनॉमी को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने के लिए ये छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। अब हम अपने विश्लेषण के छठे और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, आगे की राह। देखिए, कोई भी बड़ा राजनीतिक बदलाव एकदम सीधा और आसान नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि विपक्षी दलों ने कई नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में किए जा रहे बदलावों, कुछ धर्म आधारित योजनाओं को हटाए जाने और ओबीसी सूची को लेकर काफी राजनीतिक बहस चल रही है। एक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर इन चीजों को महज राजनीतिक विवाद समझना गलत होगा। ये ऐसे फैक्टर हैं जो सीधे तौर पर कार्यबल की गतिशीलता और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आगे चलकर इन चर्चाओं पर नजर बनाए रखना बहुत समझदारी का काम होगा। तो अंत में ये सब हमें किस निष्कर्ष पर ले जाता है? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े लक्ष्य देखे, भ्रष्टाचार विरोधी कदम देखे और इकोनॉमी में आने वाले नए पैसे का फ्लो भी देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये भारी ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव पश्चिम बंगाल में वो आर्थिक स्थिरता और विकास ला पाएगा जिसका वादा किया गया है? क्या नए उद्योग आएंगे और नौकरियां बढ़ेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस पूरी प्रक्रिया को बेहद उत्सुकता से ट्रैक किया जाता रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।